आज हम जो अपने वीडियो में देखने वाले हैं वो है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स ऑफ द आई। तो इसमें हमारे पास जो पहला इंट्रोडक्शन है वो हमारे पास आई एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अगर हम इसे लें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह तो ये हमारे पास किस तरह काम करेगा। तो पहले में हमारे पास इसे अगर हम कैमरे के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास जो आईलिड्स हैं ये कैमरे की शटर की तरह काम करेंगी कि शटर बंद है तो कैमरा विजिबल नहीं होने वाला। इसी तरह हमारे पास जो है फिर कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया हमारे पास क्या करेगा, कॉर्निया हमारे पास जो है पावर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए। और कैमरा में इसी तरह हमारे पास जो लेंस होते हैं, ठीक है, फोकसिंग वगैरह के लिए। तो बहुत सारे लेंस होते हैं, हर लेंस फोकस नहीं करता, ये बात आप लोगों को पता होगी। तो इसी तरह हमारे पास कॉर्निया जो है ये एक फ़िक्स लेंस होता है जो कि हमारे पास इमेज बनाने में काफ़ी हेल्प करता है लेकिन फोकसिंग में काम नहीं करता। इसी तरह हमारे पास आइरस है, आइरस हमारे पास एज अ डायफ्राम काम करेगा, यानी हमारे पास जितनी लाइट है उसको रेगुलेट करेगा। आपने देखा होगा मोबाइल में भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आप जब चाहें थ्रेश होल्ड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास आइरस में जो प्यूपिल होता है वो भी हमारे पास यही काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेंस है, लेंस हमारे पास क्या करता है, लेंस हमारे पास ऐसा लेंस है जो इमेज बनाने में हेल्प करता है बाय फोकसिंग। जब आप करीब की चीज़ें देखते हैं तो उस वक्त आपको ये लेंस फोकस कराने में हेल्प करता है। इसी तरह हमारे पास रेटिना जो है वो एक फ़िल्म है, ठीक है, फिल्म की तरह एक्ट करेगा जहाँ पर हमारे पास इमेज एक्चुअली बन रहा होता है। एक और एग्जांपल इन्होंने इसमें ये दी है कि फंक्शनिंग ऑफ आई जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम की तरह काम करता है। कैसे, देखें, हमने ऑब्जेक्ट जो है उसमें जो विजिबल हो रहा होता है, हमें जो ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा होता है, ठीक है, वो हमारी क्या रेटिना पे बनता है, इन्वर्टेड शेप में बनता है। उसके बाद क्या ब्रेन में प्रोसेसिंग होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के हमारे पास जो सर्किट है टीवी का वो भी ठीक इसी तरह काम करता है। फ़र्क ये है कि उसमें हमारे पास जो इमेज बनता है वो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी क्या इरेक्ट बन के आ रहा होता है और फिर वो भी इसी तरह क्या है प्रोसेस हो के सिग्नल्स जब वो कैप्चर करता है तो हमारे पास इमेज बनता है। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है जो कि समझने की बात है, इन सारों को हमने वैसे भी डिटेल में पढ़ना था, कंपोनेंट्स ऑफ आई ऑप्टिकल सिस्टम के। ऑप्टिकल सिस्टम हमारे पास जो आई का है उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह हर स्ट्रक्चर को कोशिश करूँगा कि बेसिक डिटेल से समझाने की कोशिश करूँ। डिटेल से एटलीस्ट मैं उसका पैटर्न आप लोगों को समझाऊंगा। जिस तरह अगर मैं इधर बात करूँ कॉर्निया की, तो कॉर्निया की मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं। मेरे साथ ख़ुद भी फर्स्ट सेमेस्टर में ये बात बड़ी पेश आई कि टीचर जो है पहले कॉर्निया की डायग्राम एक तरह ड्रॉ करते थे, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस होते गए तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ड्रॉ करने लगे। हालांकि वो सारी डायग्राम्स ठीक थी लेकिन एंगल होता है समझाने का। तो इंशाल्लाह पहले से ही बेस अगर आपकी मज़बूत रही तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे इसमें मसला नहीं होगा। समझाऊंगा मैं इधर वही जितना इधर बुक में रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस टॉपिक्स के हिसाब से। आगे फिर जब वो आएंगे आपके लिए तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि मैंने इस वक्त आपको के पहले से ही डायग्राम्स के ज़रिए इलस्ट्रेट कर चुका था, तो आपको ये बात याद रहेगी उस वक्त। फिर कॉर्निया की अगर हम जनरल स्ट्रक्चर फॉर पोजीशन ऑफ कॉर्निया देखें, ये हमारे पास वो डायग्राम है जो फर्स्ट सेमेस्टर्स में अक्सर बच्चों को सिखाई जाती है और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी अक्सर इसको ड्रॉ करते हैं कि जिसमें हमारे पास एक आउटर लेयर होती है स्क्लेरा की, फिर सेंटर होती है कोराइड की और थर्ड होती है रेटिना की, ठीक है। ये डायग्राम बेसिकली इसलिए ड्रॉ किया जाता है, इसमें हमारे पास पोजीशन का नॉर्मली पता चल रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है कॉर्निया की आप देख सकते हैं कि सबसे फ्रंट सरफेस है हमारे पास, ठीक है। इसी में अगर क्या हम फर्दर चीज़ें थोड़ी बहुत ड्रॉ करें कि ये हमारे पास हो गया आइरिस जो कि लाइट को रेगुलेट करेगा, और ये हमारे पास जो है लेंस है जो कि फोकसिंग में काम करता है। ये हमारे पास जो पोर्शन होता है, फिर ये विट्रस होता है। तो ये हमारे पास एक जनरल डायग्राम है जो कि अक्सर ड्रॉ होती है। अच्छा, आपको एक पॉइंट बताता चलूँ कि कॉर्निया हमारे पास 1/5 आउटर पार्ट बनाएगा और जो स्क्लेरा था वो हमारे पास 5/6 जो है आउटर पार्ट बना रहा था। तो हमारे पास अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से है। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक सेक्शन ले लें तो हमारे पास इसमें 5 लेयर्स होंगी, ठीक है। बस टीचर्स ये भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें हमारे पास आउटर मोस्ट एपिथीलियम है, बोमेन है, स्ट्रोमा है, डेसिमेंट है और एंडोथीलियम है। जब इनकी बारी आएगी तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें इनकी मेजरमेंट्स वगैरह सब कुछ लिखा होगा, इसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं। जनरल आपको बताता चलूँ, एपिथेलियम हमारे पास आउटर मोस्ट और एंडोथीलियम इनर मोस्ट है, ठीक है।
और बोमेंस और डेसिमेंट मेम्ब्रेन, कुछ लोगों को इस पर शक भी है कि ये मेम्ब्रेन है भी, यानी इतनी ये माइन्यूट सी होती है हमारे पास। और स्ट्रोमा हमारे पास जो है सबसे लार्जेस्ट लेयर है। यही हमारे पास जो है बहुत सारी जब डिजीज़ वगैरह होती है तो इसी स्ट्रोमा को जो है बहुत ज़्यादा काउंट में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्निया के लिहाज से है। फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्निया में हमारे पास याद रखें, कॉर्निया जो है ये हमारे पास न्यूट्रिशन एक तो एटमॉस्फेयर से सीधा ले रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की फॉर्म में। दूसरा हमारे पास ये कोराइड स्ट्रक्चर्स वगैरह से लेता है। तो उसके लिए जो है ना कुछ अक्सर क्या डायग्राम इस तरह की आती हैं कि हमारे पास समझ लीजिए कॉर्निया है, ठीक है, ये हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर्स आ गए, लेंस हो गया, आइरिस हो गया। तो इसमें हमारे पास ये एपिथेलियल बैरियर होता है और एंडोथेलियल बैरियर होता है, और एंडोथेलियल पंप की वजह से हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है उसकी इनटेक पॉसिबल होती है। ये आईओपी दिखाया हुआ है जो कि कॉर्निया पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। तो इस तरह की डायग्राम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शेप ऑफ कॉर्निया या जोन्स ऑफ कॉर्निया है कि हमारे पास कॉर्निया में जोन्स कितने हैं। ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास शेप ऑफ कॉर्निया को हम क्या देख रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक फ्रंट व्यू से अगर जो डायग्राम ज़्यादातर ड्रॉ की जाती है वो इस तरह की होती है कि हमारे पास एक सेंट्रल जोन होता है, इसे पिपुलरी जोन भी कहते हैं, इसे एपिकल जोन भी कहते हैं। यही वो जोन है कि जो हमारे पास केराटोकोनस में ग्लोब शेप हो जाता है। तो बहुत सारे नाम्स दिए हुए हैं। फिर हमारे पास इसी के अराउंड जो है पैरासेंट्रल जोन होता है, फिर पेरिफेरल जोन होता है, और फिर आखिर में हमें पता है कि कॉर्निया जो है वो लिम्बस के साथ जॉइंट होती है, तो लिम्बल जोन होता है। तो इसी का क्या साइड व्यू कुछ इस तरह होगा कि देखिए ये सेंट्रल हमारे पास 2 मिलीमीटर तक, और पैरा सेंट्रल 2 to 6 मिलीमीटर, और ये फिर पेरिफेरल जो है ये 6 to 10, और जो आखिर में लिम्बल जोन है वो हमारे पास 10 to 12 मिलीमीटर का जोन होता है। ये सारे जो हैं हमारे पास सेंटर से लेके पेरिफेरी की तरफ जो है कर्व होते चले जाते हैं। तो इसमें हमें ये बात क्या है इसमें दिखती है कि हमारे पास जो कॉर्निया का शेप है वो फुल राउंड नहीं है, सर्कुलर नहीं है, बल्कि इलिप्टिकल शेप है। इलिप्स टाइप हमारे पास इसकी शेप आती है। और केराटोकोनस में या अदर डिजीज़ में हमारे पास जो है इसकी यही शेप जो है जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उसी से हमारे पास डिजीज़ वगैरह कास होती हैं। इसके अलावा एजिंग के साथ और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास इसका शेप डिस्टर्ब हो रही हो, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए इस तरह की पिक्चर्स ड्रॉ की जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इतनी ज़्यादा डायग्राम्स पे आप समझ चुके हैं, तो अब मैं अगर कोई भी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये जो है मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, तो इससे आपने घबराना नहीं है। अब हम अपने असली टॉपिक की तरफ इसमें जो चलते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ कॉर्निया के, यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है आई एज एन ऑप्टिकल सिस्टम या कंपोनेंट ऑफ आई ऑप्टिकल सिस्टम, इसमें इन्होंने यही चीज़ बयान की हुई है कि हमारे पास जो है कॉर्निया के डायमेंशंस वगैरह क्या है, पैरामीटर्स क्या है। तो इसको हम आसान तरीके से अगर डायग्राम से समझें तो हमारे पास जितनी भी पुरानी पिछली डायग्राम्स थी उनमें से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डायग्राम में सब चीज़ें फिट नहीं हो सकती, इसलिए मैंने अलग अलग क्या डायग्राम के साथ इसको शो कराया है। अच्छा, जिस तरह उधर उसमें मैंने बात की थी कि रिंग्स होती हैं कॉर्निया की, ठीक है, सेंट्रल है, पैरासेंट्रल और पेरिफेरल है। तो हमारे पास जो वर्टिकल जो है, वर्टिकल इसका फुल रिंग का हमारे पास जो है डायमीटर जो है वो हमारे पास 11 मिलीमीटर है, और इसी तरह हॉरिजॉन्टल का थोड़ा ज़्यादा होता है 11.75। अच्छा, इसको मैं इससे भी बेहतरीन डायग्राम में आप लोगों को शो करा सकता हूँ। ये जो है बिल्कुल फ्रंट व्यू ऑफ आई है हमारे पास, ठीक है ये, और हमारे पास ये आपका जो है ये हमारे पास वर्टिकल हो गया, और ये आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। ये इससे भी सिंपल तरीका है अगर आप ये यूज़ करना चाहें। इसमें हमारे पास ए स्फेरिकल शेप जो है हमारे पास, ये कॉर्निया का आप शेप देख सकते हैं, सेंट्रल है, फिर हमारे पास जो है उसमें कर्व आ जाते थे, जिस तरह पिछली डायग्राम में मैंने बयान किया था कि ये इस तरह है, फिर इस तरह और फिर इस तरह। तो ये हमारे पास जो ए स्फेरिकल शेप है, इसकी जो इलिप्टिकल शेप है वो हमारे पास 0.25 से 0.50 डायोमीटर का स्टिग्मेटिज्म ऑलमोस्ट हर बंदे में जो है पाया जाता है। पिपुलरी मार्जिन, अच्छा इसका हमारे पास देखें, जो हमारे पास ये जो बहुत जब छोटा हो जाए तो वो हमारे पास स्फेरिकल एब्रेजन को बनाएगा। हाँ, स्फेरिकल एब्रेजन्स हमारे पास क्या है, मतलब हमारे पास जो लाइन फ्रेज है वो सही अलाइन होके आइज़ में नहीं आएंगी और हमारे पास एब्रेजन्स बनेंगे, ठीक है। थिकनेस ऑफ कॉर्निया हमारे पास जो है वो 540 से लेके 560 माइक्रोमीटर तक है। इसका मतलब ये है जितनी भी 5 लेयर्स थी उसके अंदर अगर आप मुझे जितना याद पड़ रहा है 500 तो सिर्फ स्ट्रोमा लेयर की हमारे पास जो है थिकनेस है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट अगर ये डायग्राम हम इसकी बनाएं इस तरह, फॉर एग्जांपल ये कॉर्निया है, ठीक है, इसकी हमारे पास कुछ एंटीरियर सरफेस की प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ पोस्टीरियर की होंगी। तो एंटीरियर की अगर हम बात करें तो एंटीरियर साइड पे हमारे पास जो कॉर्नियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.376 होगा। इसके मुकाबले में कॉर्निया के पीछे हमारे पास क्या पड़ा होता है, एक्वस। एक्वस हमारे पास क्या देगा, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा 1.336 का। इसके अलावा यहाँ पर इस एक्वस की वजह से हमारे पास आईओपी का प्रेशर भी बिल्ड हुआ होता है, जिस वजह से हमारे पास कॉर्निया जो है हर टाइम रिलैक्स शेप में नहीं, बल्कि हमारे पास एक उसके ऊपर हर टाइम एक प्रेशर होता है एक्वस की तरफ से, और इसी एक्वस से जो है हमारे पास ये न्यूट्रिशन भी हासिल करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें यह है कि एंटीरियर सरफेस का जो कर्वेचर है वो हमारे पास 7.7 होगा और पोस्टीरियर का हमारे पास 6.8 होगा, ठीक है। एंटीरियर सरफेस पावर हमारे पास जो होगी वो 48 है और हमारे पास जो पोस्टीरियर है वो -5.88 है, और टोटल पावर हमारे पास जो आई की है वो हमारे पास 43 डायोप्टर है। अच्छा, पावर ऑफ कॉर्निया हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए फार्मूला जो है हमारे पास वो है F = n-n/r। तो n' हमारे पास जो है वो सेकंड मीडियम होगा, n हमारे पास फर्स्ट मीडियम होगा, ठीक है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो सेकंड मीडियम का। इस तरह r हमारे पास जो है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो हम मीटर में लेंगे। तो आपको एक बात पता होगी कि कॉर्निया जो है ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसकी फ्रंट सरफेस की हमारे पास अलग पावर है और बैक सरफेस की हमारे पास अलग पावर है। इसकी वजह क्या है हमारे पास, इसकी वजह यह है कि कॉर्निया हमारे पास इंतहाई ज़्यादा थिन है, बहुत ही ज़्यादा पतली है। थिन सरफेस के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात की थी कि हमारे पास जो है जो फार्मूला होगा उसमें हम एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस दोनों को काउंट में लाएंगे, तब जाके हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो उसी के लिए क्या हम जो है कॉर्निया की जो पावर है वो हम सेपरेटली फाइंड करने वाले हैं। तो एंटीरियर सरफेस की अगर हम पावर फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज़ करें तो n' सेकंड मीडियम अगर ये हमारा कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया में हमने फर्स्ट इसकी पावर फाइंड करनी है। इसकी पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो सेकंड मीडियम होगा वो हमारे पास जो है वो कॉर्निया का होगा। ये एयर है, ठीक है, ये कॉर्निया, और ये हमारे पास इसके बैक साइड वाला जो है वो एक्वियस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास सेकंड मीडियम जो इधर है वो कॉर्निया का है, इस तरह फर्स्ट जो है वो एयर का आ गया, और 7.7 जो है हमारे पास एंटीरियर सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो था। इसमें अगर आप सिंपली क्या वैल्यूज़ पुट करें तो इधर क्या है, स्टूडेंट्स ने मुझसे एक बात बार बार पूछी थी कि हम जब वैल्यू पुट करते हैं सर तो 1.376 - 1 डिवाइडेड बाय 7.7, तो कहते हैं इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही। तो बुक में भी ये बात उन्होंने नहीं लिखी हुई कि 7.7 को जो है उन्होंने 1000 में कैलकुलेट किया हुआ है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके जो है हमारे पास मीटर में वैल्यू लाए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है हमारे पास एक 1000 आएगा और फिर हमारे पास जो है 1.376 - 1 और डिवाइडेड बाय 7.7। इससे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 48.68 होगी, ऑलमोस्ट 48 ही इसको ले लें फ़िलहाल। चले 48 आपके पास जो है प्लस में आपके पास आने वाली है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर सरफेस को लेंगे, पोस्टीरियर सरफेस में हमारे पास जो है जो अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें हमारे पास एक्वियस जो है वो सेकंड मीडियम होगा और हमारे पास जो है कॉर्निया जो है वो हमारे पास फर्स्ट होगा। सेम उसी तरह रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे मैं पहले से ही 1000 लिख लेता हूँ जो कि इस आर का है, मतलब हमारे पास जो मिलीमीटर से वैल्यू मीटर में चेंज होगी। तो इस कैलकुलेशन को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें क्या हमारे पास गलती कर जाते हैं जिस वजह से उनके पूरे सवालात जो है गलत हो जाते हैं। 1.376 और इसी के साथ पोस्टीरियर सरफेस का हमारे पास 6.8 और यहाँ पे दोबारा मिलीमीटर लिखने की गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। ये मीटर हो चुका है और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.86 के करीब कुछ वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता, आप लोग कर लें। इसी तरह जो है फिर इसका और इसका हमारे पास जो मीन वैल्यू है
ये मीन वैल्यू जो है आपके पास +48 और ये -5 जो है ये आपको देने वाली है ऑलमोस्ट 43 डायोप्टर पावर। तो इस तरह हमारे पास जो है कॉर्निया की पावर कैलकुलेट होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एंटीरियर चैम्बर और प्यूपिल है हमारे पास। तो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ईजी है। ये हमने एक टिपिकल सी डायग्राम ड्रॉ कर दी, साइड व्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये तो कॉर्निया हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आइरिस है, ये हमारे पास लेंस हो गया। अब एंटीरियर चैम्बर हमारे पास जो पोर्शन है वो ये है कि कॉर्निया के बिहाइंड जो है, कॉर्निया के बिहाइंड और आइरिस से इन फ्रंट जो एरिया है हमारे पास उसको कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। ये हो गया हमारा एसी, ठीक है। ये हमारे पास एसी हो गया। पोस्टीरियर चैम्बर हमारे पास कौन सा एरिया है? पोस्टीरियर चैम्बर हमारे पास वो है जो आइरिस से पीछे हो और लेंस से इन फ्रंट हो, इस एरिया को कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हमारे पास ज़्यादातर जो है लेंस की इम्प्लांटेशन होती है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन जब होता है। तो एक और टर्म इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास जो लेंस तक का जो पोर्शन है इसे एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं। लेंस से पीछे का जो पोर्शन है, कोराइड है, रेटिना है, विट्रस है, वो सारा हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट में आता है, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। इसी आइरिस के बीच में जो हमारे पास होल होता है, जो कि ये आइरिस हमारे पास लाइट को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल को हम क्या फ्रंट व्यू की डायग्राम से अगर समझे तो ये हमारा क्या है, सिंपल क्या है, आई हो गया। ये जो हमारे पास जो पोर्शन है ये कॉर्निया है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होगा। उसके बाद जो है आपके पास सेंटर में जो ब्लैक होल होता है, जब रूम में लाइट कम होगी तो आपका ये प्यूपिल जो है ये डायलेटेड होगा, और अगर लाइट ज़्यादा है तो आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। बहुत ही स्मॉल साइज़ में, लेकिन होगा ज़रूर। एक एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करें। अगर आपके घर में बिल्लियाँ हैं तो आपने देखा होगा उनका जो प्यूपिल है वो जब कंस्ट्रिक्ट होता है तो वो बिल्कुल एक स्लिट फॉर्म में आपके पास बनेगा, एक लाइन फॉर्म में जो है आपको नज़र आने वाला है। अच्छा, टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्मॉल प्यूपिल में जो है हमारे पास डेप्थ ऑफ फोकस हमारे पास ज़्यादा होगा, यानी हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको फोकस आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। उसकी फोकस हमारे पास ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि हमारी फील्ड भी जो है वो कम हो रही होगी और रिटर्नल इमेज क्वालिटी जो है वो इतनी ख़ास नहीं होगी। इसी के मुकाबले में जो लार्ज पीपल होता है उसमें हमारे पास फील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इमेज क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो डेप्थ ऑफ फोकस है वो कुछ ख़ास नहीं आता। तो ये जो है एक इसमें बहुत बड़ा मसला है। तो हमारे पास प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है नियर वर्क के लिए। जब भी हम कोई नज़दीक की चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास लेंस की अकोमोडेशन तो होती ही है, साथ में हमारा जो है प्यूपिल भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रिक्ट करता है। और इसी के ऑपोजिट हमारे पास जब हम दूर में देखते हैं तो हमारा प्यूपिल जो है थोड़ा सा डायलेट भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है वो 10 या 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। तो आप उसे रिकग्नाइज तो कर लेंगे कि वो वहाँ पर खड़ा है, लेकिन आप उसके फेस के स्ट्रक्चर्स में अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसे आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, अब वो वाइट दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, तो आपको वो समझ नहीं आने वाली। उसके लिए आपको उसे ज़रा करीब से देखना होगा, तभी आपको उसके बारे में समझ आएगी कि उसके फेस में क्या चेंजेस हैं आज। तो ये बात हो गई। अच्छा, नॉर्मल वैल्यू हमारे पास जो है वो 2.4 मिलीमीटर है, कुछ लोग 3 कहते हैं। इसमें है इख्तिलाफ़, कुछ भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, कोई ना कोई ठीक होगा, लेकिन आप अपडेटेड बुक्स को क्या फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी वैल्यूज़ जो है वो ख़राब नहीं आएंगी अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लार्ज पीपल हमारे पास 2.4 से ज़्यादा होगा, यानी 6 to 8 मिलीमीटर तक हो सकता है। स्मॉल पीपल आपके पास 1.5 मिलीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इंटीरियर चैम्बर और पीपल हो गया। अच्छा, इसमें जो पॉइंट बताना भूल गया वो एसी का, तो मैं बताना ही भूल गया कि अगर हम इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ जो हमारे पास 3 मिलीमीटर है, अगर हम इसको 1 मिलीमीटर हमारे पास ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस कैसे होगा? रिड्यूस ऐसे होगा कि ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो हमारे पास इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ कम होगी। उस वजह से हमारे पास जो आई की पावर है वो हमारे पास 1.4 डायोप्टर तक इंक्रीज़ हो सकती है। और सेम इसके उल्टा है, अगर यही हमारे पास इंटीरियर चैम्बर की डेप्थ जो है हमारे पास बढ़ जाए और लेंस हमारे पास बैकवर्ड साइड पे हमारे पास थोड़ा शिफ्ट कर जाए तो आई की पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी 1.4 डायोप्टर तक।
तो हमारे पास इंटीरियर चैम्बर की जो डेप्थ है वो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले कर रही है यहाँ पे। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसे भी कॉर्निया की तरह हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं डिस्क्राइब करने के, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं। पहले तो मैं इसका जो है रफ़ डायग्राम्स आपको बताता हूँ, इलस्ट्रेट करता हूँ, उसके बाद जो है इसके ऑप्टिकल कंपोनेंट्स के हवाले से इसकी कुछ बात करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम है वो हमारे पास इसकी लोकेशन और फिजियोलॉजी के हवाले से है, ठीक है। ये डायग्राम अक्सर बहुत ज़्यादा ड्रॉ की जाती है। इससे भी सिंपल जो मैंने कॉर्निया में ड्रॉ की थी कि सिंपल क्या है, यूँ कॉर्निया घुमाया और उसके पीछे लेंस बना दिया, लेकिन उससे ये ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट है कि इसमें हमारे पास वही आइरस है, कॉर्निया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिलरी प्रोसेस हैं, वहाँ से हमारे पास एंटीरियर जेन्यूल्स हैं, पोस्टीरियर जेन्यूल्स और इक्वेटोरियल जेन्यूल्स जो हैं हमारे पास अटैच होते हैं, जिसने हमारे पास लेंस को पकड़े रखा होता है, ठीक है। हमारे पास लेंस जो है ये फ्रीली मूवेबल नहीं होता, बल्कि हमारे पास जोन्यूल्स की टेंशन हर वक्त इसके ऊपर मौजूद रहती है। साइड से लेंस को यूँ पकड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इन उंगलियों को अगर आप जो है जोन्यूल्स कंसिडर करें तो इसके बीच में जो है हमारे पास लेंस होगा। तो जब ये जोन्यूल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये हमारे पास लेंस को जो है रिलैक्स करते हैं, और इसी तरह अगर जब जोन्यूल्स हमारे पास रिलैक्स हो जाएं तो हमारे पास जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका ऑपोजिट फिनोमेना है, तो वो फिनोमेना में मैं अभी नहीं जाऊंगा, फिनोमेना को इंशाल्लाह फिर समझेंगे। और इसके जो इक्वेटोरियल जेन्यूल्स हैं, जिसने इक्वेटर की साइड को पकड़ा हुआ है, ये लेंस का इक्वेटर पार्ट है, तो वो उस पर हमारे पास टेंशन बाकी जोन्यूल्स के मुकाबले में कुछ ज़्यादा होगी। अच्छा, फिर वही इसमें आइरस है। लेंस जब हमारे पास अनअकोमोडेटेड स्टेट में होता है तो वो हमारे पास थोड़ा सा फ्रंट साइड से ज़रा सा थिन होता है, जबकि अकोमोडेटेड स्टेट में ये हमारे पास थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट करता है, थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो है कर्वेचर ज़रा और स्टीप हो जाता है, और स्टीप होने की वजह से हमारे पास इसकी पावर ज़्यादा हो जाती है। ये तब होता है जब हम नियर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसकी एनाटॉमिकल डायग्राम या क्रॉस सेक्शन डायग्राम जब माइक्रोस्कोपिक व्यू पे जब हम इसे देखते हैं तो ये एक ऑनियन शेप में हमें नज़र आएगा कुछ, और इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें एंटीरियर साइड में जो है हमारे पास एपिथेलियम होगा, और पोस्टीरियर साइड में इसका एपिथेलियम नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। और सेकंड, इसमें हमारे पास एक एंटीरियर कैप्सूल होगा, इसमें एक पोस्टीरियर कैप्सूल होगा। ज़्यादातर जो है पोस्टीरियर कैप्सूल में जो है हमारे पास IOL की इम्प्लांटेशन होती है। फिर समटाइम्स हम के एंटीरियर कैप्सूल में भी IOL की इम्प्लांटेशन करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो फ्रंट पार्ट है इसको एंटीरियर पोल कहते हैं, जो बैक पार्ट है इसको पोस्टीरियर पोल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो रेड कलर में है ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी हमारे पास सिंपली जो है फाइबर्स होते हैं। ये जितनी भी ग्रीन लाइंस आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी फाइबर्स हैं। इन्हीं फाइबर्स की वजह से जो है लेंस के अंदर हमारे पास जो है बल्क बना होता है, और हमारे पास जो है लेंस जो है 65% वाटर होता है, 35% हमारे पास बाकी प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स और सारी चीज़ें जो हैं उसी में होती हैं। तो लेंस हमारे पास जो है ये सेंट्रली बहुत ज़्यादा इसमें फ़ाइबर्स ज़्यादा होती हैं, और जैसे ही हम पेरिफेरी साइड पे जाते हैं तो हमारे पास फ़ाइबर्स जो है वो कम होती जाती हैं, और एज के साथ जो है हमारे पास सेंटर से फाइबर बढ़ के जो है पेरिफेरी साइड पे भी ऑक्यूपाई करना शुरू हो जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर जाए तो हमारे पास कंडीशन बनती है जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। तो उसकी डिटेल में भी अभी मैं नहीं जा रहा, सिंपल क्या इसको समझाना था। ये हमारे पास इसमें दो सुचर्स हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर सुचर हो गया, ठीक है। ये इसका एक्वेटर पार्ट है जो कि बिल्कुल साइड का पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इसमें एक बात कंसिडर की जाती है कि लेंस हमारे पास जो है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्टिकल पर्पस को समझाने के लिए, इजी रखने के लिए जो है इसको होमोजीनियस कंसिडर किया जाता है। इसी तरह कॉर्निया को भी होमोजीनियस ही कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली जो है हम उसका एक सिंपल एक शेप ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन उसकी शेप भी इलेप्टिकल थी, तो इस तरह इसकी भी है मुख्तलिफ डायमेंशंस में जो है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीरियर कैप्सूल में इसकी जो है हमारे पास इसकी थिकनेस वगैरह मुख्तलिफ है, पोस्टीरियर में मुख्तलिफ है, इसी तरह हमारे पास पोल में मुख्तलिफ है, इक्वेटर साइड पे मुख्तलिफ है, डायमीटर, थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सब कुछ जो है हमारे पास जो है
मुख्तलिफ होता है। ये इसका जो है ये बीच वाला जो पोर्शन है न्यूक्लियस के बाद वाला, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें हमारे पास लेंस फाइबर्स होते हैं, ज़्यादातर न्यूक्लियस से स्टार्ट होके ही हमारे पास पेरिफ्री में ग्रो करना शुरू करते हैं। तो इसकी फ़िलहाल मैं जो है सारी मीन वैल्यूज़ आपको बताता हूँ, ताकि एटलीस्ट हमें मीन तो पता हो, फिर बाकी चीज़ों को बाद में समझेंगे। डायमीटर अगर इसका मीन देखा जाए तो 9 मिलीमीटर तक होता है। ये बाई कन्वेक्स शेप है आपके पास। मीन पावर इसकी 16 to 20 डायोप्टर होगी आपके पास नॉर्मली, और फिर अकोमोडेट करते करते डिपेंड करता है, बच्चा है तो ज़्यादा अकोमोडेट करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी अकोमोडेशन कम होती रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.42 को एज अ मीन कंसिडर किया गया है। सबसे ज़्यादा हमारे पास सेंटर में होता है और आहिस्ता आहिस्ता पेरिफेरी में हमारे पास कम होता जाता है। कॉर्टेक्स में और एक्वेटर में इस तरह और कम होता है, लेकिन मीन वैल्यू को यही कंसिडर किया गया है। थिकनेस हमारे पास जो होगी वो 3.6 मिलीमीटर। थिकनेस भी मैंने कहा कि पोल पे अलग, हर पॉइंट पे इसकी थिकनेस अलग होती है। ये जब आप एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर रहे हो तब उस वक्त ज़रूरी होता है। यहाँ पर इसका ये बातें जो है खाली जनरल समझाना ज़रूरी था। अच्छा, इसका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो 1.42 है, जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा हमारे पास एक चीज़ में हेल्प करता है फिनोमेना में, कि ये हमारे पास जो है स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि इसका जो है हमारे पास, अगर मैं फिर से एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास लेंस है, ये इसका सेंटर हो गया, लाइट रेज आई और रेटिना की पोजीशन कुछ इस तरफ होगी, तो ये हमारे पास लाइट रेज को ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होने देता और इस तरफ हमारे पास रिफ्रैक्ट कर देता है। क्रोमेटिक एब्रेशंस में हमारे पास एक इस तरह काम करता है कि ब्लू लाइट को ये हमारे पास और शॉर्ट वेव लेंस को हमारे पास इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसको फर्दर अलाउ नहीं करता। तो इस तरह ये हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, एक और बात इन्होंने लिखी हुई है कि हमारे पास जो कॉर्निया और लेंस जो है उनकी हमारे पास सेंट्रल जो है हमारे पास थिकनिंग या सेंट्रल में जो है इनका कर्व ज़्यादा होना और पेरिफेरी की तरफ जो पेरिफेरी की तरफ जो है फ्लैट होना, ये हमारे पास जो है स्फेरिकल एब्रेशंस को लिमिटेड रखता है। उसमें हमारे पास इसकी जो है मतलब इसको एक ख़ास लिमिट में रखता है, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज जो है एक परफेक्ट क्वालिटी में हमें नज़र आती है। अगर ये इसकी पेरिफेरी फ्लैट ना होती तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी होती। अब इसी पॉइंट्स को नज़र सामने रखते हुए जब हमारे पास इनकी डिजीज़ आएंगी तो क्या होगा, डिजीज़ में या सेंटर में प्रॉब्लम आया होगा या पेरिफेरल में, उसी वजह से क्या पेशेंट्स कंप्लेन हमारे पास कर रहे होते हैं। तो ये इन डायग्राम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी में क्या एक और अक्सर ये भी एक डायग्राम ड्रॉ होती है, मैं रफ से ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, ये इसका हमारे पास अक्सर कहते हैं ये बच्चों का जो होता है न्यूक्लियस, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ग्रो करता है। तो ये बताया होता है कि ये न्यूक्लियस है, ये बर्थ टाइम पे होगा आपके पास, फिर इस तरह जब क्या थोड़ा सा 3 मंथ्स और फिर इस तरह क्या थोड़ा सा 6 मंथ्स इस तरह करके, और फिर क्या जब एडल्ट हो जाता है तो इस तरह न्यूक्लियस बताया होता है और ये पोर्शन जो है फिर कॉर्टेक्स का बताया होता है। तो ये एक डायग्राम भी क्या इलस्ट्रेट करने के लिए लोग अक्सर ड्रॉ करते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी, फॉर एग्जांपल स्लिट लैम्प की डायग्राम इसकी क्या कुछ अलग तरीके से आएगी। इस तरह अगर किसी मशीन के ज़रिए आप चेक करते हैं, इसी कॉर्निया में भी यही था, टोमोग्राफी अगर उसकी आप करें तो उसकी डायग्राम आपको पिक्चर कुछ और तरीके से नज़र आएगी, ब्लू और रेड कलर्स शेड्स उसमें नज़र आते हैं। इस तरह इसी में भी है और एक दो डायग्राम्स इसकी और भी हैं कुछ इस तरह की आती है थिकनेस के लिए कि यहाँ पर इसकी क्या थिकनेस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, और ये थिकनेस डायग्राम भी अक्सर इसकी यूज़ होती है। तो इन सारे टर्म्स से आपने डरना नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशन के लिए क्या है, हम जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है तो हम उस हिसाब से जो है डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई ऐसा टफ़ बात नहीं है। बाकी इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, थिकनेस की, डायमीटर की, वो आप याद करें ज़रूर, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक जो है ये याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं याद करेंगे तब तक आपको बाकी भी याद नहीं होने वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो विट्रस और रेटिना का है। तो विट्रस को अगर हम पहले देखें, एक जनरल से हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली, सही है। लेंस के पीछे जितना भी पोर्शन है हमारे पास, ये सारा जो है ये हमारे पास जो है इसे विट्रस कहते हैं। इस विट्रस के अंदर हमारे पास बेसिकली जो है एक जेल लाइक फ्लूइड होता है। ये जेल लाइक फ्लूइड हमारे पास क्या करता है, ये जेल लाइक फ्लूइड जो है ये हमारे पास, एक तो इसने आई को जो है सपोर्ट दिया हुआ है, इसका जो ग्लोब शेप है वो हमारे पास इस विट्रस की वजह से है। दूसरा ये है कि इसमें हमारे पास एक्वेस की तरह का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.336, जो कि हमारे पास हेल्प करेगा रिफ्रैक्शन में,
ठीक है। अगर इसके अंदर हमारे पास कोई फ्लेयर आ गया, ठीक है, या ये हमारे पास ओपेक हो गया, तो इस वजह से भी हमारे पास विज़न में जो है कुछ ब्लैक सी चीज़ नज़र आएगी। अक्सर फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि विज़न में हमें कुछ नज़र आ रहा है, कुछ ब्लैक सा, कुछ इस तरह का, जिस तरह का वहाँ पे बनता है तो कोई फ्लेयर वगैरह होता है, उसी हिसाब से हमारे पास इमेज पे भी इफ़ेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रेटिना है, रेटिना के लिए भी एक जनरल यही डायग्राम ड्रॉ की जाती है। वो इससे ज़रा ज़्यादा सिंपल होती है। मैंने इसको पहले में ही ज़रा मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो विट्रस के पीछे जो पोर्शन है ये ब्लैक में, ये हमारे पास सारा का सारा रेटिना है। अप टू और सेरेटा पूरे हमारे पास ये थिन लेयर जो है ये एक्सटेंड हुई होती है। रेटिना को अक्सर लोग समझते हैं कि रेटिना जो है हमारे पास एक छोटी सी, मतलब एक छोटा सा कोई एरिया होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे पास एक फुल लेयर है, ठीक है। ये हमारे पास ओरा सेरेटा तक एक्सटेंड करेगी। फिर इस रेटिना के अंदर हमारे पास जो एक ख़ास पोर्शन है वो हमारे पास मैक्यूला कहलाता है, ठीक है। मैक्यूला वो जगह है जहाँ पर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी। मैक्यूला में भी हमारे पास जो है फिर एक ख़ास एरिया है जो ग्रीन में है, फोविया कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ख़ास जो है सेंट्रल विजन के लिए ये एरिया होता है। मैक्यूला हमारे पास पेरिफेरल विजन के लिए होता है। फिर इस फोविया के अंदर भी हमारे पास एक ख़ास एरिया है, फोविया सेंट्रलिस। ये एक फोवियल पिट की तरह होता है, एक ग्रूव अंदर की तरफ जो है इन्वर्ट हुआ होता है। तो वो हमारे पास द मोस्ट सेंसिटिव एरिया है रेटिना का हमारे पास। तो उसमें हमारे पास सबसे बेहतरीन इमेज की जो क्वालिटी है वो उसी में हमारे पास बनती है। तो एक तो ये हो गया। इधर साइड पे इसकी के फिर हमारे पास रेटिना ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑप्टिक नर्व की तरफ पास हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास रेटिना का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी में एक बात लिखी हुई है कि हमारे पास जो कैमरा की फिल्म होती है वो हमारे पास स्ट्रेट होती है। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो रेटिना का जो कर्वेचर है ये हमारे पास कर्व है, कनकेव शक्ल में है। -12 मिलीमीटर इसका जो है हमारे पास कर्वेचर है, ठीक है। और इस कर्व के हमारे पास दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये हमारे पास प्लेन फिल्म की बजाय जो है ज़्यादा एरिया कवर करती है, तो ज़्यादा लाइट जो है अवेलेबल होगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। सेकंड इसकी जो बात है हमारे पास के इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह डिज़ाइन है कि इसके अंदर जो कि हमारे पास रॉड्स एंड कॉन्स है वो हमारे पास लेंस के जो नोडल पॉइंट है उसकी तरफ हमारे पास डायरेक्ट हुए हैं। तो उस वजह से हमारे पास एक फाइबर ऑप्टिक की तरह का एक कनेक्शन बनने में नज़र आता है जो कि हमारे पास काफ़ी हेल्प करता है ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, फोटो रिसेप्टर्स है, रॉड्स एंड कॉन्स है, और चीज़ें हैं वो भी इसमें देखते हैं। एक और डायग्राम जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इसकी हिस्टोलॉजी वगैरह समझाने के लिए कि अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लें तो हमारे पास इसकी 10 लेयर्स हैं। बाज़ जगह 2 लेयर्स भी आया है कि एक हमारे पास पिगमेंटेड एरिया और दूसरा हमारे पास सेंसरी है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास हैं। तो उसमें हमारे पास जो है ये 10 लेयर्स हैं। आरपी ही रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, रॉड्स एंड कॉन्स की लेयर्स होती है। यही हमारे पास जो है डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास रॉड्स जो है ये डार्क विजन में हमारे पास हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का खाली डिफ्रेंशिएट करेंगे। और कॉन्स हमारे पास उसमें रेड भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कलर्स की हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यही 3 कॉन्स की वजह से हमारे पास सारे कलर विजिबल होते हैं। और इसी तरह इसमें एक और बात भी ऐड करूं कि 10 लाख में या कुछ 10,000 में एक ऐसा बंदा होता है, 10 लाख में आई गेस, कि उनके पास 4 कॉन्स होते हैं। उस 4 कॉन्स की वजह से वो हमारे पास नॉर्मल इंसानों से 10 लाख ज़्यादा रंगों में फ़र्क कर सकता है। तो ये भी एक की पॉइंट है इसमें। फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेयर है, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म, इनर प्लेक्सीफॉर्म, इनर प्लेक्सीफॉर्म, इसी तरह ये सारी 10 लेयर्स हमारे पास हैं। और ये 10 लेयर्स के बाद हमारे पास जो है ऑप्टिक नर्व तक सिग्नल को कैरी करता है। तो इसका एक फिजियोलॉजी में जब हम इसे लेते हैं तो बहुत ही एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कि यहाँ पे हमारे पास पोलर सेल होंगे और इस तरह। फिर जब वो बात आएगी तो वो उस वक्त के हिसाब से इंशाल्लाह हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए कि अगर कहीं पे इस तरह की डायग्राम भी आए रेटिना की तो ये डायग्राम भी यूज़ होती है। बाकी रेटिना में ऐसी कोई फ़िलहाल जो है इन्होंने बात नहीं लिखी हुई। और ऑप्टिकल कंपोनेंट के हवाले से इसमें यही बातें थी जो मैंने बताया कि इसका कर्वेचर हमारे पास जो है ये कनकेव शक्ल में होता है। -12 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर है, ठीक है। और ये हाईली सेंसिटिव एरिया है हमारे पास, बहुत ही थिन होता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास स्कीमेटिक आई है। स्कीमेटिक आई क्या है इसको ज़रा समझते हैं। स्कीमेटिक आई हमारे पास जो है
एक सिस्टम है जो कि गुलस्ट्रैंड ने इंट्रोड्यूस कराया था। इसका मकसद ये था, ये हमारे पास होमोसेंट्रिक लेंस सिस्टम के लिए है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सपोज़ करें हम कि जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास कॉर्निया के लेंस के, ये हमारे पास वन प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो उन सारी की रीडिंग्स को मतलब जो है कैलकुलेट करना और उसका पता लगाना ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। इसीलिए एक डायग्राम के ज़रिए जो है इन सारे पॉइंट्स को जो है हमारे पास इकट्ठा किया है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम इस स्कीमेटिक आई का हमारे पास बेसिक मकसद ये है कि अगर हम क्या एक प्लेन पे, वो प्लेन जो हमारे पास कॉर्निया के सेंटर से पास हो रहा हो, ठीक है, उस पे हम क्या 6 पॉइंट्स को कंसिडर करें या 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स को कंसिडर करें। उसमें हमारे पास 2 होंगे प्रिंसिपल फोकाई F1 एंड F2, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स होंगे P1 एंड P2 और 2 हमारे पास नोडल पॉइंट्स होंगे N1 एंड N2, ठीक है। तो इनकी क्या वैल्यूज़ है कि ये कहाँ किस किस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है, लेकिन इन्होंने फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ईज़ के लिए जो है हमारे पास इन सारों को एक ही प्लेन पे कंसिडर किया और ये कंसिडर किया कि सारों का हमारे पास एक ही जितना हमारे पास जो है आई की इलस्ट्रेशन इन्होंने दी हुए में कि फॉर एग्ज़ाम्पल सारों के जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आलमोस्ट इतनी हैं। तो F1 जो इन्होंने लिया हुआ है कि 115.7 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई है हमारे पास, और F2 हमारे पास जो है वो 24.4 मिलीमीटर है जो कि बिहाइंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ आई है, ठीक है। और इसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो ये हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, जो कॉर्निया का बिल्कुल स्टार्टिंग है। इसी वजह से हमारे पास जो एक्सियल लेंथ भी है वो 24.4 मिलीमीटर कंसिडर की जाती है। P1 हमारे पास जो है 1.35 है और P2 हमारे पास 1.60। N1 एंड N2 नोडल पॉइंट्स जो है हमारे पास 7.08 और 7.33 बिहाइंड द इंटीरियर सरफेस, और ये हमारे पास इसी पॉइंट से कंसिडर किए जाते हैं। यानी इस पॉइंट से इधर तक की लेंथ को F1 कहते हैं, इस पॉइंट से हमारे पास इधर तक की लेंथ को F2 कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह P1 की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, P2 की यहाँ से यहाँ तक, N1 की यहाँ से यहाँ तक और N2 की यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को कंसिडर किया गया है। तो इसी चीज़ के हवाले से क्या स्कीमेटिक आई हमारे पास काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा, इसमें कुछ और भी हमारे पास इलस्ट्रेशंस दी हुए हैं। उन इलस्ट्रेशंस को आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से याद कर सकते हैं, या मैंने उसके लिए एक सिंपल तरीका क्या यूज़ किया है कि हर एक के लिए क्या एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके रफ सी उसके ज़रिए हम इसे याद करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो है पोजीशन ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट्स, ये तो मैं ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ बता भी चुका, लेकिन दोबारा इसको देख लेते हैं कि ऑप्टिकल एलिमेंट्स के लिए जो हमारे पास पोजीशन जो है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट होने वाला है जो बिल्कुल कॉर्निया के सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होगा यहाँ से इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, एग्जैक्टली 0 मिलीमीटर होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट से तो मेजरमेंट हमने लेनी है। और पोस्टीरियर कॉर्निया जो है 0.5 मिलीमीटर होगा हमारे पास। इसी तरह क्या है, ये हमारे पास जो है एंटीरियर लेंस सरफेस जो है वो 3.6 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया होगा, और इसी तरह जो पोस्टीरियर हमारे पास लेंस का सरफेस होगा वो हमारे पास 7.2 मिलीमीटर हमारे पास बिहाइंड द कॉर्निया होगा। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक और पोर्शन है जिसे लेंस कोर कहते हैं, इसे न्यूक्लियस पोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंस जो है ये होमोसेंट्रिक है नहीं, इसमें बहुत सारी नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स हैं, तो बहुत सारे इसमें बातें हैं। तो इस वजह से क्या इसका ये पोर्शन सेपरेट कंसिडर किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल इंपॉर्टेंस भी है, इसलिए इसे सेपरेट लिखा जाता है। एंटीरियर लेंस कोर हमारे पास 4.146 होगा और पोस्टीरियर हमारे पास जो लेंस कोर है वो 6.505 मिलीमीटर बिहाइंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया होगा, ठीक है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो भी मैंने डायग्राम के ज़रिए इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि ये कॉर्निया हो गया 1.376। अच्छा, इन्होंने एक बात मिस की हुई है जो कि मेरे ख्याल में नई भी है इसमें स्कीमेटिक आई में, कि यहाँ पे हमारे पास जो टीयर फिल्म है उसका भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन चूँकि ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, होमोसेंट्रिक सिस्टम है, तो इसमें इतनी चीज़ों को काउंट नहीं लाया जाता। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन चीज़ों को इग्नोर किया गया है।
मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अच्छा, इसके पीछे जो हमारे पास एक्वेस है और जो विट्रस है, उन दोनों का हमारे पास सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.336। इसी तरह लेंस का जो हमारे पास कॉर्टेक्स एरिया है, ये जो इसका बाहर का पोर्शन होता है, इसे हमारे पास कॉर्टेक्स पोर्शन कहते हैं। ये कॉर्टेक्स पोर्शन हमारे पास 1.386 होगा इसका, और लेंस कोर का जो है हमारे पास जो न्यूक्लियस है 1.406 होगा। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम जो मीन वैल्यू लेते हैं वो 1.42 लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ आपको याद हो ना हो, मीन वैल्यू आपको याद ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास रेडियाई ऑफ कर्वेचर के, हमारे पास इनके रेडियाइस ऑफ कर्वेचर कितने हैं, तो उसको भी क्या फाइंड करने के लिए मैंने एक डायग्राम से इलस्ट्रेट की है कि हमारे पास जो एंटीरियर कॉर्निया का होगा वो 7.70 होगा, पोस्टीरियर कॉर्निया का जो है 6.7 होगा। ये ऑलरेडी ये बातें कुछ ना कुछ गुजर भी चुकी हैं। एंटीरियर लेंस का हमारे पास 10 मिलीमीटर होगा और पोस्टीरियर का हमारे पास 6 मिलीमीटर होगा। मीन वैल्यू याद रखें, मैंने आपको कहा था कुछ 9 मिलीमीटर के ऑलमोस्ट अराउंड है, तो मीन वैल्यू आपको याद होना लाजमी है, बाकी वैल्यूज़ आपको याद हो या ना हो। एंटीरियर लेंस कोर हमारे पास 7.91 और पोस्टीरियर जो है 5.76 हमारे पास होगा। तो ये वैल्यूज़ जो हैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती हैं आई की डायग्राम को, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, स्कीमेटिक आई के बाद जो हमारे पास है वो है रिड्यूस्ड आई। ठीक है, रिड्यूस्ड आई हमारे पास जो है दो किस्म की हैं, एक लिस्टिंग रिड्यूस्ड आई है और एक डॉन्डर रिड्यूस्ड आई है। तो लिस्टिंग रिड्यूस्ड आई को पहले देखते हैं। लिस्टिंग रिड्यूस्ड आई का हमारे पास मकसद क्या था? मकसद ये था हमारे पास कि ये जो कैलकुलेशन है स्कीमेटिक आई की कुल स्ट्रैंड की, ये हमारे पास काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन फिर भी क्या ये कैलकुलेशंस जो हैं हमारे पास काफ़ी टफ़ है इनको याद रखना कि 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स और इसी तरह हमारे पास जो फोकाई हैं इनको याद रखना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए लिस्टिंग ने इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास सिंपल इन तीनों का हमारे पास एक एक वैल्यू इन्होंने ली है। और ये इन्होंने कैसे किया है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि हमारे पास स्कीमेटिक आई का ये जो दो प्रिंसिपल पॉइंट्स थे, इन दो का मीन लेके हमारे पास वैल्यू जो है उसको लिया है। इसी तरह नोडल पॉइंट्स की मीन वैल्यू को लिया है। तो प्रिंसिपल पॉइंट्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 1.5 मिलीमीटर आई है, और नोडल पॉइंट की हमारे पास 7.2 मिलीमीटर आ गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन्होंने यूनिफॉर्म ले लिया है पूरी आई का 1.336 का। ठीक है, तो ये इस बेस पे हमारे पास इनकी कैलकुलेशंस थी। इसी तरह एंटीरियर फोकल लेंथ अब हमारे पास जो है पहले 15.7 मिलीमीटर थी, तो वो हमारे पास जो है अब हमारे पास 17.2 मिलीमीटर हो गई है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अब प्रिंसिपल पॉइंट जो है वो 1.5 मिलीमीटर की पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो 15.7 मिलीमीटर प्लस 1.5 हमारे पास 17.2 मिलीमीटर देगा। इसी तरह हमारे पास जो पोस्टीरियर फोकल लेंथ थी वो हमारे पास पहले 24.4 मिलीमीटर थी, लेकिन अब वो हमारे पास 22.9 मिलीमीटर हो गई है। ये कैसे हुआ कि 24 में से हमने 1.5 मिलीमीटर प्रिंसिपल पॉइंट तक हमारे पास जो है वैल्यू को रिड्यूस माइनस किया है, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आई है। आई की पावर इन्होंने जो है हमारे पास 58.60 डायोप्टर लिया, 15.20 डायोप्टर ले लिया है, वहाँ पर हमारे पास 15.64 था। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए लिस्टिंग ने एक फार्मूला भी दिया है कि हमारे पास अगर एंटीरियर फोकल लेंथ के ज़रिए से कैलकुलेट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय एंटीरियर फोकल लेंथ होगी। तो चूँकि एंटीरियर फोकल लेंथ है मीटर में, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी फ्रंट सरफेस की ली जाएगी, यानी कि एयर हमारे पास ली जाएगी। तो इस फार्मूले को अगर देखें, 1 हमारे पास एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 17.2 हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो है, लेकिन ये हमारे पास मिलीमीटर में थी, तो मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 58.20 डायोप्टर आएगा। सेम इसी तरह आप पोस्टीरियर फोकल लेंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि एन अगर हम पोस्टीरियर ले रहे हैं तो विट्रस का या एक्वेस दोनों का एक ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डिवाइडेड बाय पोस्टीरियर फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो हमने 1.336 लिखा विट्रस का, और उसके बाद 22.9 हमारे पास ये पोस्टीरियर फोकल लेंथ। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू जो हमारे पास आई वो 58.20 डायोप्टर। अच्छा, नेक्स्ट रिड्यूस्ड आई में हमारे पास जो है वो डॉन्डर्स रिड्यूस आई है। ठीक है, लिस्टिंग की रिड्यूस आई भी हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए इजी थी, लेकिन डॉन्डर्स ने आके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। पहला पॉइंट उसका हमारे पास ये है कि लेंस जो है आई जो है हमारे पास वो एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, इसलिए बीच में से लेंस का फैक्टर उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है,
पहली बात। दूसरी बात यह कि जितनी भी हमारे पास लिस्टिंग की वैल्यूज़ थी हमारे पास, इसमें पॉइंट्स डेसिमल बहुत ज़्यादा थे, उन सारे डेसिमल्स को रिमूव करके इन्होंने एक राउंड फिगर लिया है। राउंड फिगर्स इनके किस तरह है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमारे पास थी 15.7 मिलीमीटर, तो इनर इन्होंने ले लिया है 15 मिलीमीटर, ठीक है, फर्स्ट फोकाई। और सेकंड हमारे पास जो था वो 22.9 था, यहाँ पर इन्होंने 20 मिलीमीटर ले लिया है। इसी तरह आई की पावर जो थी वो 58.20 से 60 डायोप्टर हो गई। इसी तरह प्रिंसिपल पॉइंट हमारे पास 1.5 से 2 मिलीमीटर और नोडल पॉइंट जो है हमारे पास वो 5 मिलीमीटर हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, कुछ राउंड ऑफ वैल्यूज़ थी हमारे पास। तो लेकिन इस सब में इस बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास स्कीमेटिक आई जो है उसकी वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन सबसे बेसिक यही है कि इन सारी वैल्यूज़ को याद करने के लिए सबसे पहले आपने जो है मीन वैल्यूज़ को याद रखना है, ठीक है। मीन वैल्यूज़ आपसे नहीं भूलनी चाहिए, का चाहे जो भी हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि जो भी है, हर एक का मीन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्कीमेटिक आई, बाकी सब कुछ आपके लिए याद करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है रेटिनल इमेज साइज़ का, कि हमारे पास रेटिना पे जो इमेज बनता है उसका हमारे पास साइज़ क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल जो है डॉन्डर्स की जो रिड्यूस आई है उसी की डायग्राम ऑलमोस्ट ड्रॉ की है। वैल्यूज़ हमने इसमें खैर लिस्टिंग्स की ली हुई है। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास समझे नोडल पॉइंट से पास होता हुआ हमारे पास आ रहा है और F2 पे हमारे पास इमेज बना रहा है। अच्छा, डॉन्डर्स की इमेज में हमारे पास ये लेंस नहीं है, मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया, तो खैर है। तो हमारे पास ये नोडल पॉइंट से पास होता हुआ F2 पे हमारे पास एक इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो हर पॉइंट पे हमारे पास एक एंगल बन रहा है, एंगल थीटा, ठीक है। तो इस एंगल थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियन में, रेडियन एक यूनिट है, उसमें अगर हमारे पास 0.1 है और हमारे पास जो नोडल पॉइंट से लेके F2 तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 17.2 है, क्योंकि फ्रंट का भी जो हमारे पास फोकाई का डिस्टेंस है वो भी 17.2 है। तो ये इसके इक्वल होता है, इससे हमें पता लगा। और ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कुछ 1.7 के करीब जो है इसकी मिलीमीटर में ये हमारे पास इसका इमेज साइज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास एक बात है कि अगर हमारे पास एमेट्रोपिक आई है कि या उसमें हाइपरोपिया है या उसमें मायोपिया की कंडीशन है, तब हमारे पास इमेज साइज़ कैसा होगा। तो तब हमारे पास इमेज साइज़ के लिए फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है रेटिना पे हमारे पास पिक्चर बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपरोपिया की कंडीशन है, इमेट्रोपिया की कंडीशन है और मायोपिया की कंडीशन है, ठीक है। इसमें एक बात हमने जो है काबिल गौर रखी है वो ये बात है कि हमारे पास जो है जितनी भी आई की पावर है हमारे पास 58.20 या 64 जो है डायोप्टर में पावर जो है ये हमारे पास जो है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आई की पावर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जिस चीज़ में चेंज आएगा वो लेंथ ऑफ द आई बॉल में हमारे पास चेंज आएगा, यानी एक्सियल जो टाइप है उसके रिलेटेड जो है हम इमेज साइज़ को फाइंड करेंगे। उसमें भी हमारे पास यही बात थी कि हम जो है इस पावर को जो है हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इमेट्रोपिक पे हमारे पास इमेज बन रही थी उसका हमारे पास नोडल पॉइंट से डिस्टेंस था 17.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर हमारे पास यही कंडीशन हाइपरोपिक हो जाए तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है थोड़ा सा कम होने वाला है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइपरोपिया में हमारे पास जो इमेज है वो साइज़ हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि हाइपरोपिया में हमारे पास जो आई बॉल है वो थोड़ा सा जो हमारे पास श्रिंक हुआ होता है, रिड्यूस हुआ होता है साइज़ में। और मायोपिया में इसके ऑपोजिट है कि उसमें हमारे पास आई बॉल जो है वो हमारे पास लार्ज इन साइज़ हुआ होता है और हमारे पास आई रेज जो है वो जल्दी हमारे पास जो है कन्वर्ज हो रही होती हैं। तो उसमें हमारे पास जो है नोडल पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या है, अगर हमारे पास ये डिस्टेंस वगैरह गिवन हो या हमारे पास एंगल मालूम हो तो हम इसकी इमेज साइज़ फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास
वो है कैटाप्ट्रिक इमेजेस। कैटाप्ट्रिक इमेजेस के फिनोमेना को ज़रा समझे। जब भी हमारे पास हमने एक बात की थी कि एक सरफेस से रिफ्रैक्शन होती है, तो सेम उसी टाइम हमारे पास उससे कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होगी, ठीक है, स्कैटर्ड भी होगी, डायफ्रैक्ट भी होगी, और थोड़ी बहुत हमारे पास रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो वो इमेजेस जो हमारे पास रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहे हैं, एक रिफ्रैक्शन सरफेस से हमारे पास रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेजेस बनते हैं उसको कैटाप्ट्रिक इमेजेस भी कहते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम इजाद किया है तो उसे परकिंज के नाम से था, तो इसे परकिंज सेंसन इमेजेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिंग मीडिया के हिसाब से हमारे पास 4 हैं। 2 हमारे पास कॉर्निया के लिए बनेंगी, जैसा कि ये है फर्स्ट एंड सेकंड, और 2 हमारे पास जो है वो लेंस के लिए बनेंगी। हमें पता है ये दोनों ही हमारे पास जो है दोनों की जो है फ्रंट सरफेस भी हमारे पास रिफ्रैक्शन में हेल्प करती है और बैक सरफेस भी जो है रिफ्रैक्शन में हिस्सा ले रही होती है। तो आइए इसकी इमेजेस को समझते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कैंडल है, ये हमारे पास कॉर्निया हो गया, ये लेंस हो गया। तो यहाँ से जब भी हमारे पास लाइट रेज आएगी तो वो हमारे पास कैसा इमेज बनाएगी, इसको इलस्ट्रेट हम ऐसे कर सकते हैं कि कॉर्निया का जो फ्रंट सरफेस है ये हमारे पास एज अ कन्वेक्स जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस काम करेगा, और हमारे पास जो सेकंड इसका पोस्टीरियर पार्ट है ये भी हमारे पास कन्वेक्स है, और जो हमारे पास जो लेंस का फर्स्ट इंटीरियर पोर्शन है ये भी हमारे पास जो है एज अ कन्वेक्स सरफेस काम करने वाला है। तो ये तीनों जो इमेजेस बनाएंगे हमारे पास वो होगी हमारे पास जो है इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है, और हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है। इसी के मुकाबले में इसके उलट जो है हमारे पास जो फोर्थ इमेज होगा जो कि लेंस के हमारा पोस्टीरियर सरफेस है, वो हमारे पास उसकी शेप अगर आप देखें थोड़ा सा, तो ये हमारे पास जो है ये कनकेव स्ट्रक्चर है। कनकेव हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, कनकेव लेंस, वो हमारे पास जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाने वाला है। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है हमारे पास परकिंजी सेंसन इमेजेस की। फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट में आप देखें, कैटरेक्ट जो पेशेंट जिसमें होता है उसमें हमारे पास 3 इमेजेस ओनली शो हो रही होती हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक पेशेंट जिनका लेंस होता ही नहीं है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 इमेजेस शो हो रही होती है, 1 और 2, और 3rd और 4 लेंस की एब्सेंस की वजह से हमारे पास गायब होती है। अच्छा, हिर्शबर्ग फिनोमेनन जो हम क्या करते हैं स्ट्रैबिस्मस फाइंड करने के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्स जो चेक करते हैं उसमें भी हमारे पास जो है ये टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, इमेजेस को काउंट में लाना। तो ये बहुत ही हमारे पास एक यूज़फुल टेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास जो पेरीमेट्री जो हम करते हैं कॉर्निया की जो मेजरमेंट है, ठीक है, थिकनेस, उसमें जो है हमारे पास फर्स्ट 2 जो है इमेजेस को जो है काउंट में लाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा उस हवाले से इम्पोर्टेंट टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, कैटाप्ट्रिक इमेजेस। इसके बाद जो हमारे पास है वो है विजुअल एंगल्स और एक्सिस ऑफ आई, ठीक है। तो इनको समझते हैं कि हमारे आई में एग्जैक्टली एक्सिस कहाँ बन रही है, एंगल कहाँ बन रहा होता है और किस वजह से हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, इन चीज़ों को ज़रा समझते हैं। तो हमारे पास सिंपल एक आई की डायग्राम आ गई, ठीक है। पहले एक्सिस को समझते हैं। वो लाइन जो हमारे पास सेंटर ऑफ कॉर्निया से लेके फिर लेंस और फिर रेटिना पे हमारे पास स्ट्रेट फोकस हुई हुई है इमेजिनरी लाइन जो है, इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, इसे पिपुलरी लाइन भी कहते हैं। सेंटर ऑफ कॉर्निया आज तक किसी को सही एग्जैक्ट नहीं पता चल सका, तो इसलिए हम क्या प्यूपिल के सेंटर को जो है इसमें कंसिडर करते हैं। तो इस लाइन को अगर आप देखें तो ए, पी, एन और आर जो होगी ये हमारे पास हो गई ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास विजुअल एक्सिस क्या है, विजुअल एक्सिस हमारे पास वो एक्सिस होगी जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से लेके नोडल पॉइंट से पास करते हुए सीधा फोविया पे इंटरेक्ट करेगी, फोविया पे हमारे पास जाएगी, तो वो हमारे पास होगी विजुअल एक्सिस, ठीक है। इस तरह हमारे पास अब फिक्सेशन एक्सिस क्या है, फिक्सेशन एक्सिस हमारे पास वो एक्सिस होगी जो कि ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी देखें इसका हमारे पास जो है सेंटर क्या है, इस पूरे जो रिफ्रैक्टिंग उसका एक सर्कल पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट से लेके जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हमारे पास फिक्सेशन एक्सिस हो गई। अच्छा, अब इन एंगल्स को समझते हैं। तो एंगल्स में हमारे पास पहला जो है एंगल गामा है। एंगल गामा हमारे पास जो है फिक्सेशन एक्सिस
और हमारे पास जो है ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में बनने वाला है OC और AC के बीच में हमारे पास C पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये एंगल बनेगा। सेकंड हमारे पास जो है एंगल अल्फ़ा है। एंगल अल्फ़ा हमारे पास जो है विजुअल एक्सिस और हमारे पास जो है ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में बनने वाला है, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा ठीक इस नोडल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो एंगल कापा है। एंगल कापा हमारे पास काफ़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है, तो देखिए ये काम बनता है। ये भी हमारे पास विजुअल एक्सिस पे ही बनता है, लेकिन विजुअल एक्सिस में हमारे पास ये प्यूपिलरी प्लेन पे बनेगा और साथ में ऑप्टिकल एक्सिस पे, यानी विजुअल एक्सिस और हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्सिस है। लेकिन विजुअल एक्सिस में कौन सा पॉइंट हमारे पास प्यूपिलरी प्लेन जो होगा, प्यूपिलरी प्लेन हम यानी प्यूपिलरी लाइन को सेंटर ऑफ प्यूपिल भी कह सकते हैं, उस पॉइंट पे हमारे पास एंगल कापा बनने वाला है। अच्छा, क्लिनिकली जो है हमारे पास ये दो एंगल मेजर नहीं हो सकते, सिर्फ यही एंगल मेजर हो सकता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ऑलमोस्ट ±5 डिग्री होती है, ठीक है। और इसे मेजर करने के लिए साइनऑप्टोफोर और इस तरह की और मशीनें जो हैं वो यूज़ होती हैं, साइनऑप्टोफोर और भी स्कैन वगैरह, और भी स्कैन 2, तो ये मशीन्स इनको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है ऑप्टिकल एब्रेजन्स ऑफ नॉर्मल आई या ह्यूमन आई। तो इस बात को पहले समझे कि हमारी जो आई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है हमारे पास। लेकिन जब हम ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे पास कुछ हमें ऐसा लगता है कि कुछ फॉल्ट्स हैं जिनको अगर फर्दर इम्प्रूव किया जाए तो हमारे पास इमेज की क्वालिटी फर्दर हाई हो सकती है। लेकिन ये जो फॉल्ट्स आई में हैं ये इतनी स्मॉल अमाउंट में है कि इसने कभी भी हमारे पास इमेज पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, ठीक है। इस वजह से हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्या सही दिख रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास लैप्स है, ये जो डिफरेंस है फ्रॉम नॉर्मल वैल्यूज़, ये लैप्सेस जो हैं नॉर्मल उससे हमारे पास, इसको जो है एब्रेजन्स कहते हैं, ठीक है। एबेरोमेट्री इसकी पूरी फील्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ को एब्रेजन्स कहते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल आई में जिन फिनोमेनाज ने हमारे पास जो है इमेज परफेक्शन के लिए काम किया है, उसमें हमारे पास एक तो आइरिस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्यूपिल हमारे पास जो है बहुत सारी जो पेरिफेरी रेज है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास लेंस का जो हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि उसमें हमारे पास जो सेंटर जो है उसका न्यूक्लियस वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेता है, अदर के ब्लू लाइट वगैरह को जो है एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इसका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक फिनोमेना है जिसे स्टाइल्स क्रॉफोर्ड इफेक्ट कहते हैं। स्टाइल्स क्रॉफोर्ड इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट है, वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास पेरिफेरल रेज की बजाय हमारे पास जो सेंट्रल रेज हैं वो ज़्यादा हमारे पास रेटिना पे फोकस होती हैं। तो ये फिनोमेना भी काफ़ी हमारे पास फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अच्छा, अब वो हमारे पास एब्रेजन्स जिनकी वजह से हमारे पास इमेज क्वालिटी थोड़ी बहुत लिमिट हो सकती है, या क्या हो जाए तो वो हमारे पास फर्दर मज़ीद आई की क्वालिटी को ख़राब कर सकती है। तो उन एब्रेजन्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। डायफ्रैक्शन मैंने डिटेल से भी एक वीडियो में कराया, वो चेक भी कर लें। हमारे पास समझे ये हमारे पास हो गया प्यूपिल, ठीक है। ये हमारे पास है प्यूपिल। यहाँ से जो सर्कुलर से पाथ से हमारे पास जो लाइट रेज निकलेंगी वो एक सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास एक पैटर्न देंगी जिसे एरी डिस्क कहते हैं। सर जॉर्ज एरी ने इसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था। तो इस में हमारे पास क्या ब्राइट और डार्क जो है बैंड्स होंगे लाइट के गोल सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल एरिया, ये हमारे पास होता है ब्लर, यानी यहाँ पे हमें इमेज क्लियर नहीं दिखने वाला, ठीक है। और ये ब्लर हमारे पास उस वक्त ज़्यादा होता है जितना हमारे पास प्यूपिल साइज स्मॉल होगा। तो अगर 2 मिलीमीटर साइज़ तक हमारे पास प्यूपिल है तो हमारे पास डायफ्रैक्शन जो है बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में हमारे पास काम करेगी, उससे जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन अगर 2 मिलीमीटर से भी कम हो जाता है तो ये सर्कल फर्दर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें चीज़ों का सही तरीके से फोकस भी नज़र नहीं आने वाला। तो ये डायफ्रैक्शन जो है इसी वजह से हमारे पास इमेज क्लियर भी आता है। लेकिन डायफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से आपका प्यूपिल कुछ ज़्यादा ही कंस्ट्रक्ट हो गया, तो फिर आपके पास जो है हमारे पास इमेज में ख़राबी आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास स्फेरिकल एब्रेजन है। लेंस और कॉर्निया जो है ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस हैं। स्फेरिकल सरफेस जो है उसमें एक खूबी होती है कि हमारे पास जो पेरिफेरी की जो रेज हैं
वो ज़्यादा फोकस होती हैं टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, बजाय ये इसके कि सेंटर रेज हमारे पास ज़्यादा फोकस हो। लेकिन लेंस और कॉर्निया का जो हमारे पास, अब इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि कॉर्निया और लेंस जो है हमारे पास सेंटर में हमारे पास जो है ज़्यादा कर्व है, और पेरिफेरी जो है इसकी फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से पेरिफेरी की पावर हमारे पास जो है वो ज़रा कम है, तो इस वजह से हमारे पास जो है स्फेरिकल एब्रेजन जो है ये स्पेसिफिक लिमिट्स में है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इतना फील नहीं होते, वरना है जो हमें इमेज जो है वो सही क्लियर नज़र ना आते। तो ये भी एक अच्छा गॉड गिफ्टेड मैकेनिज़्म है हमारे पास। तो क्रोमेटिक एब्रेजन्स हमारे पास जो कलर की सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से हमारे पास एब्रेजन्स कैसे होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि लेंस हमारे पास जो है ये कुछ हद तक ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉर्ट वेव लेंस को ज़्यादा अलाउ नहीं करता रेटिना तक। दूसरा ये कि हमारे पास जो रेटिना है वो हमारे पास येलो लाइट की तरफ मोर सेंसिटिव होती है, और हमारे पास जो आई में जो कॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, हमारे पास ब्लू कॉन्स भी है, रेड भी हैं और ग्रीन भी हैं। उसमें हमारे पास ब्लू कॉन्स ऑलरेडी जो है कम मिकदार में मौजूद हैं, और ग्रीन और जो है हमारे पास रेड से ही हमारे पास ज़्यादातर लाइट रेज फोकस होती है। और हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि रेड लाइट के लिए हमारी आइज़ जो है वो थोड़ी सी हाइपरोपिक होती है, और ग्रीन और ब्लू के लिए हमारे पास आई जो है वो थोड़ी सी मायोपिक होती है, और थोड़ी सी इन फ्रंट हमारे पास बनती है। ये इतनी भी इन फ्रंट नहीं है कि विजिबल हो हमारे पास, इसलिए हमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक क्लियर लिमिट में नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट का केस है जहाँ पे आपका लेंस नहीं है, ठीक है, आई में, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे ब्लू ब्लू नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा अगर कोई ड्रग्स वगैरह ले लें तो उससे भी हमें क्या है ये इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी सेंटरिंग कहते हैं सेंटर से थोड़ा हिल जाना। तो हमारे पास जो कॉर्निया का सेंटर है और लेंस का जो सेंटर है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉर्निया हमारे पास थोड़ा सा नीचे है, कितना नीचे है, 1.5 मिलीमीटर नीचे है लेंस के सेंटर से हमारे पास, लेकिन ये डिफरेंस इतना कम है कि फिर भी हमारे पास जो है आई में जो है इमेज बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो सेंटर ना होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि यार शायद इमेज हमारे पास सही फॉर्म ना हो। अच्छा, इसी में एक डिफेक्ट ये आ सकता है कि फॉर एग्जांपल लेंस आपका रिमूव हो चुका है कैटरेक्ट ऑपरेशन में, अब जो न्यू लेंस लगा है उसकी लोकेशन थोड़ी और अगर हमारे पास डिफरेंट आ गई, थोड़ी और डिसेंटर हो गई, तो फिर कह सकते हैं हमारे पास जो है डिसेंटरिंग की वजह से इमेज में फॉल्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ओब्लीक एब्रेशंस है। ओब्लीक एब्रेशंस हमारे पास क्या कहते हैं, जो लाइट रेज हमारे पास पेरिफेरी से आती हैं वो हमारे पास जो है कुछ ज़्यादा ही फोकस होती है। जिस तरह स्फेरिकल एब्रेशन में भी बात हुई कि स्फेरिकल लेंस की ये खूबी है कि ये पेरिफेरल रेज को ज़्यादा हमारे पास फोकस करा देता है। इस ज़्यादा फोकसिंग की वजह से हमारे पास ओब्लीक एब्रेशंस फॉर्म होती हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल टारगेट हमारे पास ये है, लेकिन हमारे पास जो लाइट रेज है वो यहाँ पे फोकस हुई हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो एब्रेशंस बनती है उसे ओब्लीक एब्रेशंस कहते हैं। ये हमारे पास स्टम ऑफ कोनाइड बनाती है। स्टम ऑफ कोनाइड अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप वो उसको वीडियो को देख लें। नेक्स्ट हमारे पास कोमा एब्रेशंस हमारे पास किसी भी लाइट सोर्स से हमारे पास बनती है। फॉर एग्जांपल आप एक बल्ब को देख रहे हो, उस बल्ब के सेंटर को अगर आप देखो तो उस बल्ब की सेंटर की जो रेज है वो तो आपको नज़र आएंगी, लेकिन उसके साथ ही जो पेरिफेरी है वो आपकी ब्लर हुई होती है। वो आपके पास कोमा एब्रेशंस की वजह से हुई होती है कि हमारे पास बहुत सारी लाइट रेज आई फॉर एग्जांपल इस लाइट सोर्स से, ये हमारे पास जो है थोड़ा सा जो है जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट था उससे थोड़ा सा साइड पे इमेज हमारे पास देगा, ठीक है। मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हमारे पास लाइट रेस के फोकाई आ रहे होते हैं, तो उस वजह से हमारे पास ये एब्रेशंस बनती है। लेकिन चूंकि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि हम हर वक्त सन को देखते रहें या किसी लाइट सोर्स को देखते रहें, तो ये एब्रेशंस भी देखने को नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे पास कोई आई डिफेक्टिव है तो हमें ये एब्रेशंस ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर एंड हो गया। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप लोगों को इसमें कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर भी समझा दूंगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है हम सेकंड चैप्टर जो है विजुअल एक्विटी वाला इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, उसे भी इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिए।